डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का छठा चैप्टर है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सबसे पहले क्या करना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करनी है। जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली सेकंड ऑर्डर की। ये हमारे पास जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। लेट द जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर फॉर ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑफ द फॉर्म। हमने ये जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, हमने पीछे वीडियो देखी थी, उनमें पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जेड होता है, पार्शियल डिफरेंशियल बुक में डिपेंडेंट वेरिएबल जेड होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई होता है। यहाँ पे आर और एफ क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। एक्स और वाई के कंटिन्यूस फंक्शन है, आर और एफ कंटिन्यूस फंक्शन है। या तो वो पार्शियल डेरिवेटिव रखेंगे, आर और एफ की वैल्यू या तो पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। आगे हम वीडियो को देखेंगे तब हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लासिफिकेशन है वो इस इक्वेशन के इस पार्ट पे डिपेंड करता है, सिर्फ इतने पार्ट पे। देखो, इस कोई भी इक्वेशन दी हो उसके इस पार्ट पे क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। अगर s² माइनस 4rt, क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इक्वेशन होती है हाइपरबोलिक। अगर s² माइनस 4rt अगर 0 आता है तो इक्वेशन होती है पैराबोलिक। और अगर s² माइनस 4rt लेस देन 0 आता है तो इक्वेशन होती है इलिप्टिक। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है, आर की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू ये होती है। एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई। ठीक है, इसी तरह हमें टी की भी वैल्यू पता है, हमें पता है ना इन तीनों की वैल्यू, हमने पीछे वीडियो में डिस्कस की है, ये होती है। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये है, हमने पीछे बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये है। इसमें ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है, हमें प्रिंसिपल पार्ट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, एफ की वैल्यू कितनी आ गई -7 और टी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये बात समझ में आ गई। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, s² माइनस 4rt। s² माइनस 4rt की वैल्यू कैलकुलेट करो। s² कितना है -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, टी की वैल्यू 6 रख दी हमने। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट आया 25 आया आंसर हमारा। 25 ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से तो बड़ा है, तो ये क्या हो गया हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पीछे बताया अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 है तो इलिप्टिक और अगर लेस देन 0 है तो पैराबोलिक। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 के केस में पैराबोलिक और लेस देन 0 है तो इलिप्टिक। अभी आपको क्वेश्चन और कराएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा।
हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हमें इससे कंपेयर किया, आर की वैल्यू निकाली, एस की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू निकाली, फिर हमें क्या निकालना है, एफ स्क्वायर माइनस 4RT। एफ स्क्वायर की वैल्यू रखी -4 का स्क्वायर -4, आर की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू कितनी है 4 और टी की वैल्यू कितनी है 1, तो 16 - 16 0 आ गई। 0 आ गई तो क्या बनेगी, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पैराबोलिक टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आई होप यहाँ आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है। सबसे पहले हमें कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमारी आर की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 3, फिर एफ स्क्वायर माइनस 4RT निकाला। एफ स्क्वायर माइनस 4RT कितना आया, कैलकुलेट करो, -8 आया, जो कि लेस देन 0 है। 0 से छोटा होता है ना -8, तो ये क्या हो गई, इलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने यहाँ तक इतना डिस्कस कर लिया कि इलिप्टिक होती है इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक कब होती है, पैराबोलिक कब होती है, हाइपरबोलिक कब होती है। हमने यहाँ तक इतना डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। मतलब क्या है कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होगी हमें, उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे बदले, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदले। कैनोनिकल फॉर्म को हम बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है रिडक्शन टू ए मोर सिंपल फॉर्म बाय सुटेबल चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज करते हुए हमें मोर सुटेबल फॉर्म में बनानी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हुए। अभी हम देखते हैं कि हम कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको हम नॉर्मल फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या, इसका हम स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, उस इक्वेशन को सबसे पहले हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो हमने पीछे करते आए वही करना है। इक्वेशन से कंपेयर करते हुए सबसे पहले हमें चेक करनी है कि वो इक्वेशन हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या पैराबोलिक है। हमने यहाँ पे चेक किया, आर की वैल्यू आई 1, एफ की वैल्यू आई -5 और टी की वैल्यू आई 6, एफ स्क्वायर माइनस 4RT निकाला, तो वो वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई 1 वैल्यू आई 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें ये तो पता चल गया जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एक हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट हमें अब इसको रिडक्शन करना है इस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, ये इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रिडक्शन करना है नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म में। अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे करेंगे हम इसको। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले हमने चेक किया कि हाइपरबोलिक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है और पैराबोलिक है। हमने देख लिया कि भाई हमारा हाइपरबोलिक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, आर लैम्बडा स्क्वायर, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ लैम्बडा प्लस टी, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, आर की वैल्यू हमने डाली लैम्बडा स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 थी तो हमने ऐसी बन गई इक्वेशन लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस टी। एफ की वैल्यू हमारी -5 थी तो वो डाल दी, टी की वैल्यू 6 थी हमारी डाल दी। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं ये नहीं चाहती कि आपको ये भी फॉल्व नहीं करना आता होगा, ये तो फॉल्व करना सबको आता है। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6, ये तो सबको फॉल्व करना आता होगा, ये सब फॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 3। हमने नहीं तो इसके में भी हमने पीछे वीडियो में फॉल्व भी करना सिखाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले से फॉल्व करते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस इक्वेशन से हम जब हमारा ये फॉर्मूला लगा के जब हम फॉल्व करेंगे तो हमारी लैम्बडा की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। आप इससे फॉल्व करके देखो, आपकी वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। फिर हमें थर्ड स्टेप पे जाना है। हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज करेंगे, वरना हमारी गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, इसलिए हम स्टेप वाइज कर लेंगे तो हमारे कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं रहेंगे। अब हमें स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 में क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखा, हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है, एक लैम्बडा 1 नाम दे दिया, एक को लैम्बडा 2 नाम दे दिया, 2 वैल्यू मिली 2 और 3। किसी को भी लैम्बडा 1 दे दो, किसी को भी लैम्बडा 2 दे दो। हमने 2 को नाम दे दिया, जनरली हम छोटी वैल्यू को 2 लैम्बडा 1 नाम देते हैं और बड़ी वैल्यू को
लैम्डा 2 नाम देते हैं। तो हमने लैम्डा 1 2 दे दिया, लैम्डा 2 3 दे दिया। तो हमने इफ इक्वेशन को लिखा, लैम्डा 1 की वैल्यू डाल दी 2, और अब हमने क्या किया, dy/dx प्लस 2 = 0। अब इफ इक्वेशन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, इफ dx को इधर ले गए तो हम क्या करेंगे, देखो dy प्लस 2dx = 0। अब इफ में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, dy का इंटीग्रेशन y और 2x का 2dx का 2phi = phi। ठीक है, फिर ऐसे सिमिलरली y + 3x = phi। एक को हमने u मान लिया और एक को हमने v मान लिया, जो भी दिया हुआ था एक को हमने u मान लिया और एक को हमने v मान लिया। y + 2x को हमने u मान लिया, y + 3x को हमने v मान लिया। अब हम आगे फोर्थ स्टेप पे जाएंगे। फोर्थ स्टेप हमारा पूरा हो चुका, सॉरी फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फिफ्थ। अब हमें P Q R F T इन सब की वैल्यू निकालनी है और जो हमारी गिवन इक्वेशन में है ना उसमें पुट करनी है। अब बताएंगे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें P की वैल्यू निकालनी। P क्या होता है हमारा, कर्ल z/कर्ल x। अब देखो यहाँ से कर्ल z/कर्ल x, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल z/कर्ल u इंटू, अब देखो हमारा जो z है वो किसका फंक्शन है, u और v का, और u और v किसके फंक्शन है, x और y के। भाई z किसका फंक्शन है, u और v का। z हमारा किसका फंक्शन है, u और v का। यहाँ पे देखो z हमारा फंक्शन है u और v का, और u फंक्शन है x और y का, और v भी फंक्शन x y का है। तो हमें क्या करना है, हमें z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करना है और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। हम डायरेक्ट z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते क्योंकि z फंक्शन है u और v का। ठीक है, तो हम यही करेंगे, z का डेरिवेटिव सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू u किया। अब z को हम सबसे पहले लिखेंगे z विद रिस्पेक्ट टू u। z दोनों का फंक्शन है, u और v दोनों का फंक्शन है। ठीक है, ये मत समझना u का तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आगे में देखोगे v का भी फंक्शन है x प्लस कर्ल z/कर्ल v इंटू कर्ल v/कर्ल x। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, हमने कर्ल u/कर्ल x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन से यहाँ पे डाल दोगे, हमारी इक्वेशन फोल्ड होके यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमें मिल गई फोल्ड करके। अब हमें q की वैल्यू निकालनी। q हमारा क्या है, कर्ल z/कर्ल y। कर्ल z/कर्ल y को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल z/कर्ल u इंटू कर्ल u/कर्ल y प्लस कर्ल z/कर्ल v इंटू, क्योंकि z हमने पढ़ा है u और v दोनों का फंक्शन है और u और v किसके फंक्शन है, x और y के, v इंटू कर्ल y। इतना समझ में आ गया। अब हमने वही किया, दोनों की u और v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे देखो डाल दी हमने इफ यहाँ पे, और फोल्ड करके हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को क्यों हमारे पास आया भाई, कर्ल z/कर्ल u प्लस कर्ल z/कर्ल v। तो हमारे पास क्या आया, कर्ल z/कर्ल y इज आइसोमॉर्फिक टू, या आइसोमॉर्फिक ही बोल देते हैं हम इसको, कर्ल z/कर्ल u कर्ल z/कर्ल v, इसके आइसोमॉर्फिक का इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, f की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम धीरे धीरे, अब देख अब देखो हम r की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, r की वैल्यू हमने r को यूं लिख लिया, r क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z/कर्ल x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको ये लिख लिया भाई, दो बार डेरिवेटिव है। अब हमें कर्ल z/कर्ल x की वैल्यू पीछे से मिल चुकी, वो यहाँ पे डाल देंगे कर्ल z/कर्ल x की वैल्यू। इसको हमने इस तरीके से दो, अब देखो यहाँ पे डाल दी, ये हमारा कर्ल z/कर्ल x 2 इंटू कर्ल z/कर्ल u
प्लस 3 इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वी। अब मैंने बोला x किसका फंक्शन है, x तो किसी का भी फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, x और y का, v किसका फंक्शन है, x और y का। ठीक है, तो अब हम इसका दो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के u के रिस्पेक्ट में और विद रिस्पेक्ट टू u हमने लिया कर्ल जेड बाई कर्ल u, फिर ये वैल्यू पुट की इंटू कर्ल बाई u। इतना समझ में आया? ये अंदर की वैल्यू यहाँ यू क्यू डाल दी, फिर कर्ल बाई कर्ल v, फिर अंदर की वैल्यू यू क्यू डाल दी, कर्ल v बाई कर्ल x। यहाँ तक समझ में आया? फिर इसको हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोल्ड हो गया। इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और अंदर फोल्ड कर दिया। पूरा फोल्ड करना आप यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये इक्वेशन आ गई हमारी, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये दोनों को 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। करके देखना आप है। फिर हमें एफ हमें ये दे रखा है, तो अब हमें एफ की वैल्यू भी निकालनी है। एफ की वैल्यू देखो, अब हमारे पास देखो एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ हमारे पास क्या है, अब हमने एफ की वैल्यू निकालनी है। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिखा। अब हमने इसको, हमें पता है ना कर्ल बाई कर्ल यू के, कर्ल बाई कर्ल वाई की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, आइसोमोर्फिक बताया था जहाँ पे, वो वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और इसकी भी वैल्यू हमने ऊपर निकाल के वहाँ पे डाल दी। मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। फिर हमने टी को हमने ये निकाल दिया, फिर इसकी वैल्यू हमने ऊपर जो आइसोमोर्फिक बताया था उस पर डाल दी, और फिर इसकी वैल्यू भी हमने डाल दी। अब करना कैलकुलेट हो जाएगा आपसे, वरना मैं पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डाल दूंगी। पीडीएफ का लिंक भी आप वहाँ से भी देख सकते हो वीडियो को, मतलब वीडियो को देखो, पीडीएफ से देखो। आपको समझ में नहीं आता है फिर आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स वगैरह पूछो, मुझे भी अच्छा लगेगा, इससे मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे। फिर टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने फोल्ड कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन में सारी वैल्यू जितनी भी आई, जिसकी जरूरत थी, हमने वो इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दी। आर पी क्यू आर एफ टी, हमने ये सारी वैल्यू जो निकाली थी, ये सारी वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी और हमने फोल्ड कर दिया, उसको हमारा आंसर आ गया। देखो क्या आता है, क्या आया हमारा आंसर। हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट किया, सब्स्टिट्यूट करके हमारा ये इक्वेशन बनी, ये पूरी इक्वेशन। फिर इसको हमने फोल्ड किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फोल्ड करके हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म हमारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आई पढ़ने में इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले भी कहाँ दिक्कत आ रही है। Thank you very much for watching this video.